गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट 2 क्लासेस से बेटा हमने बात करी थी लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स की। उससे हमने पता किया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर कितना फोर्स आएगा और उसका बेटा पाथ कैसा होगा। ये बेटा लास्ट 2 क्लास में हमने बात करी ना। उसी टॉपिक बेटा अब आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं तो वो कैसे मूव करेगा बेटा। पिछले क्लास में हमने सिर्फ बात करी कि चार्ज पार्टिकल अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो पाथ कैसा होगा। उससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो पाथ कैसा होगा। आज हम पता करने वाले हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर एक ऐसी जगह मूव कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं तो उसका पाथ कैसा होगा। और सर इस पे बेस हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। पीछे बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है बेटा है, ये थ्योरी बेटा हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा है, तब आप थ्योरी पढ़ लेंगे। जो कॉन्सेप्ट है वही थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देंगे हम लोग। तो वेलोसिटी सिलेक्टर या फिल्टर बेटा क्या होता है, कई कई बुक्स में से फिल्टर भी कहा गया है। आइए देखते क्या होता है बेटा। ये सपोज कर लीजिए ये जो 2 ब्लैक बेटा लाइंस हैं, ये 2 वॉल्स हैं। लेट अज्यूम मेटल वॉल्स बेटा हैं ये, ठीक है, किसी भी तरह की वॉल्स बेटा हैं ये 2 बेटा वॉल्स हैं। और इन 2 वॉल्स के बीच में हमने यहां पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है इनसाइड। ये क्रॉस दिख रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनसाइड है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अप्लाई कर रखी है डाउनवर्ड बेटा, ये ब्लू एरो से बेटा, वॉयलेट या ब्लू बेटा एरो से हमें डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रखी है। तो दोनों वॉल्स, एक वॉल बेटा ये है बेटा, एक वॉल बेटा ये है। देखिए ना, ये मेरा हाथ है बेटा, अगर ऐसे देखेंगे तो फ्लैट सामने दिखाई देगा, लेकिन यहां से तो लाइन दिखाई देगा। तो ये जो वॉल है बेटा ये इस तरह से बेटा है तो आपको लाइन दिख रही है, और ये वॉल भी यहां है ऐसे बेटा तो आपको लाइन दिख रही सामने से। तो ये 2 वॉल्स बेटा हैं, डन। ये 2 बेटा वॉल्स हैं जो हमें लाइन के फॉर्म में दिख रही है बेटा। यहां पे इनके बीच में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बोलो कहां पर है, डाउनवर्ड। इतना समझ आया बेटा। अच्छा, अब मान लीजिए एक होल यहां है बेटा इसमें, और एक बेटा होल इसमें सामने है। लेट अज्यूम इन दोनों वॉल में बेटा 2 होल्स हैं यहां पे, ठीक। इस होल से हमने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया और हमने ढेर सारे चार्ज पार्टिकल थ्रो किए जिनकी अलग अलग सर वेलोसिटी है बेटा, है ना। तो बेटा हमने ढेर सारे चार्ज पार्टिकल थ्रो किए जिनकी बेटा अलग अलग वेलोसिटी है। नाउ किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। सपोज बेटा हमें चार्ज पार्टिकल यहां लेते बेटा है, जिसको हमने ये ब्लू से दिखा रखा है बेटा। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल पे 2 फोर्स होंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और एक बेटा मैग्नेटिक फोर्स होगा। हम जानते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, एफ ई बेटा जो है वो क्यू ई होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्यू इंटू वी होता है, क्यू चार्ज होता है और ई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगा बेटा पिछले 2 क्लास में पढ़ा, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा है। ना यहां पर बेटा हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू बेटा है और मैग्नेटिक फोर्स कितना बेटा है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले में क्या बेटा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है बेटा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे की तरफ होगा। तो इस चार्ज पार्टिकल में बेटा जिसको हमने ब्लू से शेड्स दिखाया है, एक नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई होगा, एफ ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक, एफ फॉर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा, डन। तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक बेटा नीचे की तरफ होगा। अब आगे सवाल सुनना बेटा, मैग्नेटिक फोर्स कहां होगा, उसका डायरेक्शन बेटा याद करो, हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, आप याद करें पिछले 2 क्लास, हम लोग फिंगर कहां रखते हैं बेटा, राइट हैंड की वी पे, घुमाते कहां पे हैं, बी में, थंब क्या देता है, फोर्स। राइट हैंड थंब रूल याद करें, हमने लास्ट 2 क्लास में राइट हैंड थंब रूल बेटा पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि अगर हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम राइट हैंड की फिंगर को वी पे रखेंगे, हम घुमाएंगे सर बी में, थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। राइट हैंड ऊपर लाओ भाई, वेलोसिटी राइट है बेटा पार्टिकल की, राइट में फिंगर रखो, बी इनसाइड है, अंदर घुमाओ, थंब बेटा कहां गया, ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा ऊपर की तरफ हो जाएगा।
तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहां हुआ? नीचे। मैग्नेटिक फोर्स बेटा कहां हुआ? ऊपर। अब तीन पॉसिबिलिटी है बेटा हमारे पास। नाउ बेटा दे आर बेटा थ्री पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी बेटा क्या है? जितना मैग्नेटिक फोर्स ऊपर हो उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे हो। अगर ऊपर वाला मैग्नेटिक फोर्स नीचे वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर दे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन भी जीरो होगा तो वेलोसिटी बेटा जो है वो मेंटेन रहेगी। मतलब पार्टिकल राइट में मूव कर रहा है तो राइट में मूव करता रहेगा। या न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा दो कि भाई अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी जो कर रही है वो करती रहेगी। बॉडी क्या कर रही थी? सीधे जा रही थी, पार्टिकल सीधे जा रहा था, नेट फोर्स जीरो था क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे थे। दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे थे तो नेट फोर्स जीरो था। नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो था। तो फर्स्ट लॉ लगा देंगे, बॉडी जो कर रही है वो करती रहेगी, तो ये पार्टिकल सीधे सीधे निकल जाएगा बेटा। ये आगे जो होल है बेटा, इस होल से सीधे निकल जाएगा बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इस पे लौट के वापस आएंगे, पहले एक बार कंडीशन पे आते हैं। जो पार्टिकल बेटा हमारे पास यहां पर बेटा उस पर फिर से बात करते हैं। दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। नेट फोर्स जो होगा दोनों फोर्स का सम होगा। नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इसे बेटा बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। तो लॉरेंट फोर्स इज द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन कंटेनिंग बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब लॉरेंट फोर्स जो है वो पार्टिकल पे नेट फोर्स है जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा बेटा है, एक साथ ऐसी जगह मूव कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। या लॉरेंट फोर्स इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो पार्टिकल पे आ रहे हैं उनके सम को बेटा क्या बोलते हैं? लॉरेंट फोर्स। एफएम को क्या बोलते हैं? लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन लॉरेंट फोर्स जब बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में बेटा? अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है तो लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स बोलोगे उसको, लॉरेंट्स के नाम पे। और लॉरेंट फोर्स सिर्फ बोला तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना बेटा होता है? QE। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? QEB। अभी बात हो चुकी बेटा है। Q कॉमन ले लो, क्या बचा? E प्लस V क्रॉस B। नाउ फिर से वापस आओ, अगर हम इस पार्टिकल की बात करें जिसपे दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या बेटा हुआ? नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो बैलेंस करेंगे। तो जब नेट फोर्स जीरो होगा तभी दोनों फोर्स बेटा बैलेंस करेंगे। तो हमने क्या किया? अगले पेज जाके बेटा हमने नेट फोर्स को जीरो कर दिया। हमने क्या लिखा? फॉर द पार्टिकल टू पास अनएक्सेलरेटेड। मतलब पार्टिकल में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा बेटा। नेट फोर्स को बेटा जीरो पुट कर दिया। पीछे नेट फोर्स कितना निकला था? Q को मान लेंगे Q E प्लस V क्रॉस B इक्वल टू जीरो। अच्छा Q बेटा तो जीरो हो नहीं सकता, या सोचो Q को हम जीरो के नीचे ले गए तो जीरो बाई समथिंग इज जीरो। ठीक, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, हटा दिया बेटा, ये पोर्शन जीरो होगा। इसमें V क्रॉस B को राइट ले आओ तो E वेक्टर बेटा बोलो क्या हो जाएगा? राइट आएगा तो क्या होगा? माइनस V क्रॉस B इक्वल टू माइनस V क्रॉस B। अच्छा अब अगर हम इसको चाहें तो थोड़ा सा याद कर ले, E इक्वल टू माइनस V क्रॉस B। बताऊंगा सर क्यों याद कर ले। अच्छा अब बेटा इसका हम मॉड ले सकते हैं। मॉड ले लिया बेटा हमने। नाउ मॉड ऑफ E वेक्टर बेटा कितना होगा? E। V क्रॉस B कितना होगा? VB साइन थीटा। अच्छा माइनस साइन का मॉड क्या हो जाएगा? प्लस, तो जाएगा VB साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होगा? V और B बेटा। पिछले पेज पे जाके देखिए बेटा, V हमारा कहां है? राइट। B कहां है? इनसाइड। बताओ दोनों में से कितना एंगल है? यहां पे है 90। ठीक, तो यहां पर सर देखिए V क्रॉस B को लिखेंगे VB साइन थीटा। थीटा को हमने डायरेक्टली 90 लिख दिया बेटा, क्योंकि V और B में एंगल कितना? 90 है। साइन 90 बेटा कितना होगा? 1। इसको बेटा नीचे ले आओ, V को यहीं छोड़ दो अकेले, B को नीचे ले आओ बेटा, तो V बताओ जरा बेटा कितना हो जाएगा? E बाई B। अब सब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, रिवर्स ऑर्डर में से चलते हैं। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी V इक्वल टू E बाई B है बेटा, ध्यान देना। अब रिवर्स में चलते हैं सर, उधर से पढ़ते हुए अब रिवर्स चलते बेटा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी V इक्वल टू E बाई B है, अगर पार्टिकल वेलोसिटी V इक्वल टू E बाई B है, उस केस में E वेक्टर माइनस V क्रॉस B होगा और नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। रिवर्स ऑर्डर में अगर V इक्वल टू E बाई B है
तो हमारे पास पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स 0 होगा तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है वैसे ही मूव करता रहेगा बेटा। तो ये पार्टिकल बेटा सीधे मूव करता रहेगा, कौन? जिसकी वेलोसिटी v इक्वल टू E/b के बराबर है। क्या बात समझ पाए बेटा? तो वो पार्टिकल बेटा सीधे मूव करेगा जिसकी वेलोसिटी v E/b के बराबर है। इतनी बात सबको समझ में आई बेटा? वो पार्टिकल सीधे जाएगा जिसकी वेलोसिटी v E/b के बराबर है बेटा। अब आगे सुनना, अब दो पॉसिबिलिटी बेटा और हो सकती हैं कि वेलोसिटी इससे बड़ी हो या वेलोसिटी से छोटी हो। अगर वेलोसिटी बेटा E/b से बड़ी है, हम वेलोसिटी को बढ़ा दें, वेलोसिटी को बढ़ा के E/b से बड़ा कर दें। अगर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो बेटा कौन सा फोर्स बढ़ेगा? देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स है वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो कौन सा बेटा फोर्स बढ़ेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक से बड़ा होगा तो नेट फोर्स कहां हो जाएगा? ऊपर। तो जिस फोर्स पे, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी इससे बड़ी होगी, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी E/b से बड़ी होगी, उस पे मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा, उस पे नेट फोर्स ऊपर होगा, वो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा। याद करो बेटा, हमने क्या कहा था? यहां पर वॉल है, वो पार्टिकल वॉल में फंस जाएगा और बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। अच्छा, अगर उसका उल्टा करें, क्या बेटा उल्टा करें कि हम वेलोसिटी को इससे कम कर दें, हम इससे बेटा कम कर दें, वेलोसिटी को E/b से कम कर दें। जब वेलोसिटी को E/b से कम करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा तो कंपैरेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स उससे बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक से बड़ा हो जाएगा तो जिस पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक से फोर्स से बड़ा है उस पे नेट फोर्स नीचे होगा, वो पार्टिकल से नीचे आ जाएगा, वो पार्टिकल से नीचे आ जाएगा और नीचे आके वॉल में फंस जाएगा। क्या समझ में आया बेटा? अब समराइज करता हूं, ये दो वॉल्स थी, दोनों वॉल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे थी। ढेर सारे पार्टिकल को फेंका आपने, ढेर सारे बेटा पार्टिकल को थ्रो किया एक होल में से, सारे पार्टिकल अंदर आए। उन पार्टिकल्स पे दो फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी v इक्वल टू E/b होगी, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, हजार पार्टिकल, जिनकी भी वेलोसिटी v इक्वल टू E/b के बराबर होगी, तो उन पार्टिकल पे जितना मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आएगा उतना इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे आएगा। दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे और नेट फोर्स कितना बेटा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे अगले वाले होल से। और उसके बाद कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिसकी वेलोसिटी v इक्वल टू E/b से बड़ी होगी, v इज मोर देन E/b होगा, उन पर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो नेट फोर्स ऊपर होगा, वो पार्टिकल ऊपर की तरफ आएंगे और दीवार में फंस जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जिन पार्टिकल की वेलोसिटी E/b से छोटी होगी उन पे मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फोर्स उन पे बड़ा हो जाएगा, तो बेटा उन पे नेट फोर्स कहां हो जाएगा? नीचे। तो वो नीचे की तरफ आएंगे और दीवार में फंस जाएंगे सर। तो यहां से बेटा कौन से पार्टिकल सिर्फ बाहर आएंगे? v इक्वल टू E/b बेटा, जिनकी वेलोसिटी v इक्वल टू E/b के बराबर होगी वही पार्टिकल बाहर आएंगे। तो हमने क्या किया, इस अपरेटस के थ्रू उन पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर लिया या छान लिया, उनको छान लिया, उनको फिल्टर आउट कर लिया, उनको सिलेक्ट कर लिया जिनकी वेलोसिटी कितनी है? v इक्वल टू E/b के बराबर। बाकी सारे फंस जाएंगे, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी। जैसे कि मजाक में एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं भाई कि चाय छानते हैं तो चाय से क्या है? चाय निकल जाएगी और चाय की पत्ती जो है, जिसे चाय कहते हैं, वो फंस जाएगी सर, बाकी लिक्विड से नीचे आ जाएगा। जो छन्नी कहते हैं, क्या कहते हैं आप उसे? जो भी सर है जिससे आप चाय को छान रहे सर हैं, फिल्टर जिससे बेटा कर रहे हैं, तो चाय तो निकल गई और उसमें चाय की पत्ती बेटा फंस जाएगी। तो बस यही बेटा है, ये फिल्टर है, ये सिलेक्टर है, ये सिलेक्ट करता है उन पार्टिकल्स को जिनकी वेलोसिटी v इक्वल टू E/b के बराबर है। ये मेरी बात समझ में बेटा? तो इस अपरेटस के थ्रू हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बेटा होते हैं जिसमें हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए होते हैं। जहां पर भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए होंगे वहां पे इस अपरेटस को हम अप्लाई कर सकते हैं। वो पार्टिकल ही बाहर निकल के आएंगे जिनकी वेलोसिटी v E/b के बराबर है। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, b इज मैग्नेटिक फील्ड बेटा।
अब चल के बेटा इसे पढ़ लेते हैं हम लोग हैं कि हमने पीछे क्या लिखा है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बेटा कैसे लिखना उस चीज को है, अगर डेरिवेशन बेटा आता है तो। वेलोसिटी सिलेक्टर और फिल्टर भी कह सकते बेटा है। एनसीईआरटी ने सिलेक्टर वर्ड यूज किया हुआ है। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट चार्ज्ड पार्टिकल्स मूविंग विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी बाय अप्लाइंग परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हैं जो हमने बताया बेटा, आपको फिर से बता दूंगा एक बार अभी। इट वॉज यूज्ड बाय जे थॉमसन टू फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पिछले क्लास में बता चुका हूं, चार्ज अपॉन मास इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज बेटा। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकाला था बेटा जे थॉमसन ने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स with a particular specific charge। मास स्पेक्ट्रोमीटर बेटा शायद आपने सुना होगा बेटा, एक अपरेटस होता है लाइक डिवाइस, लाइक मशीन बेटा, है ना, जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक चार्ज के पार्टिकल को बाहर निकाल सकते हैं बेटा, चूज कर सकते बेटा है। तो ये खासकर बेटा ये न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें सर ये चीज काम आती होगी। आपने जैसे मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, है ना, 11th में बेटा पढ़ा था ना आपने केमिस्ट्री में। तो आप सोच लिए वो जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था वहां हमने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था। तो अल्फा पार्टिकल अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को हमें बम्बार्ड करना है गोल्ड फॉइल पे, याद करो बेटा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं पर्टिकुलर वेलोसिटी के अल्फा पार्टिकल ही जो है वो बम्बार्ड करें हम गोल्ड फॉइल पे, तो हम सर इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको कोरिलेट कर रहा हूं बेटा कहां से यूज कर सकते बेटा, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको लिखवाई दिया बेटा है। तो आपको ये बेटा बोर्ड में सर लिखना है, अगर वेलोसिटी सिलेक्टर पे 2 से 3 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन आता है तो पहले आपको ये लिखना जो मैंने आपको बताया भी, उसके बाद बेटा आपको ये डायग्राम बनाना ऑफ कोर्स, फिर ये सारी बेटा थ्योरी लिखना है जो मैंने आपको बताई सर यहां तक। ये बेटा सारी आपको थ्योरी बेटा लिखना है जो मैंने आपको यहां तक बताई सर है। अब हमने सर इसका कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ लिया, ठीक है। अब इस बेटा कुछ क्वेश्चन करने की बारी है, लेकिन एक पॉइंट सुन लो बेटा पहले। आप देखो बेटा यहां पे सर मैग्नेटिक फील्ड बेटा बोलो कहां पर है, इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां है, डाउनवर्ड। बेटा दोनों में बेटा एंगल कितना है, 90। तभी तो हमने कहा बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। पीछे बेटा पेज पे अभी जो हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नीचे की तरफ है। तो दोनों में से कितना एंगल है, 90 सर एंगल है। दोनों में से 90 एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। दोनों में एंगल कितना बेटा है, 90 एंगल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन साथ साथ एक बात और देखो, वेलोसिटी बेटा कहां है, राइट। इसका बेटा देखो मैग्नेटिक फील्ड से बेटा कितना एंगल है, 90, और इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटा कितना बेटा एंगल है, 90। मतलब ये भी क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर। आप ऐसे भी कर सकते हो, वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, निगेटिव वाई एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे, ऑफ कोर्स निगेटिव जेड एक्सिस पे। तो V एक्स एक्सिस, E वाई एक्सिस, B जेड एक्सिस, तीनों कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अब बेटा यहां से कहानी बन गई, जिसको बेटा हम आगे नोट के फॉर्म में लिखाने जा रहे हैं। आपको यहां समझ लीजिए पहले, फिर नोट एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और V इक्वल टू E बाई बी हो, तो पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, और पार्टिकल सीधा पास कर जाएगा बिना किसी डिवीएशन के, बिना किसी एक्सेलरेशन के। बेटा समझ में आई बात यहां पे, फिर से सुन लो। अगर एक रीजन है, रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें पार्टिकल को थ्रो किया जाए विद द वेलोसिटी v इक्वल टू E बाई बी, और V E B तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तो पार्टिकल्स पे नेट फोर्स 0 होगा और पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे बिना किसी एक्सेलरेशन के, बिना किसी डिविएशन के बेटा। तो यही चीज बेटा हमने नोट की फॉर्म में लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में भी आता सर है, और ये सर हम न्यूमेरिकल में जो आपके नीट और जेईओ बोर्ड के न्यूमेरिकल बेटा वहां भी हम इसे यूज करेंगे।
फॉर द पार्टिकल टू पास अनएक्सेलेरेटेड, बिना किसी एक्सेलेरेशन के, थ्रू अ रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इट्स वेलोसिटी शुड भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी शुड भी लिख सकते हैं, शुड बी v is equal to E by B and VE and B should be mutually perpendicular। ये तीनों बेटा कैसे बेटा होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर बेटा। तो इसी के साथ बेटा हमने जो हमारा बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर बेटा है उसका बेटा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बेटा जो है। अब आइए से कुछ क्वेश्चंस की बात हो जाए। बेटा ये कह रहा है कि एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया गया बेटा एक ऐसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और पार्टिकल उस रीजन से बिना किसी एक्सेलरेशन के पास किया, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? पहला ऑप्शन है v इक्वल टू E क्रॉस B अपॉन E स्क्वायर होगी। दूसरा ऑप्शन है v इक्वल टू E क्रॉस B अपॉन B स्क्वायर बेटा होगी। तीसरा ऑप्शन है v इक्वल टू B क्रॉस E अपॉन E स्क्वायर होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है v इक्वल टू v क्रॉस E अपॉन B स्क्वायर होगी। इन चारों में से बेटा कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन पढ़ लेते, दोबारा बेटा क्वेश्चन समझा देता हूं फिर। अ पार्टिकल पासेस अनएक्सेलरेटेड थ्रू अ रीजन हैविंग बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इट्स वेलोसिटी शुड बी, क्या होगी बेटा वेलोसिटी इसकी? अब जो हमें आंसर दे रखा है हमने बेटा वो तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। हमने क्या बेटा पढ़ा? पिछले पेज चल के देखते हैं बेटा। हम लोग हमने पढ़ा कि और बेटा पीछे चलते हैं। हमने बेटा पढ़ा कि एक रीजन है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी से पार्टिकल को थ्रो किया गया, तो वो पार्टिकल जिन पे नेट फोर्स जीरो होगा, हमने आगे प्रूफ किया बेटा अगले पेज पे, नेट फोर्स जीरो होगा, वो पार्टिकल सीधे पास कर जाएंगे। और नेट फोर्स जीरो होने के लिए हमने बेटा अगले पेज क्या लिखा था? उनकी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए तो ई वेक्टर कितना होना चाहिए? माइनस v क्रॉस b। पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड पास करेंगे जब फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो कब होगा? जब E इक्वल टू माइनस v क्रॉस b होगा। और उससे बेटा हमने फाइंड किया v इक्वल टू E बाई b होगा। अगर v इक्वल टू E बाई b हो या E इक्वल टू माइनस v क्रॉस b हो तो पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा और पार्टिकल सीधे पास कर जाएंगे। लेकिन हमने इस तरह का बेटा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा बेटा, है ना। हमने बेटा इस तरह का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा बेटा। ये कह रहा है कि पार्टिकल एक ऐसे रीजन से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है सीधे पास कर जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी, लेकिन हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। तो कैसे करोगे बेटा आप? हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारी थ्योरी में तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? वही करेंगे जो हमने बेटा पहले कर रखा है, उसी से बेटा कोरिलेट करेंगे। कैसे आओ बताता हूं मैं आपको। देखिए हमने पढ़ा वेलोसिटी बेटा स्केलर फॉर्म में कितना होता है? v इक्वल टू E बाई b। मान लीजिए हमारी थ्योरी में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आया, लेट अज्यूम, जो एग्जामिनर नया फॉर्मूला बना के दे दिया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, जो एग्जामिनर ने फॉर्मूले बना के दिए हैं उनको सबसे पहले अपने फॉर्मूले के साथ चेक करो डायमेंशनली, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है बेटा। देखो डायमेंशन का मतलब क्या है, आइए बताता हूं। जैसे बेटा अगर हम यहां पे मॉड लें, इसका मॉड लें, तो v का बेटा मॉड क्या हो जाएगा? v हो जाएगा v वेक्टर का। अच्छा, e क्रॉस b का मॉड क्या हो जाएगा बेटा? e b साइन थीटा ऑफ कोर्स हो जाएगा, e b साइन थीटा। थीटा भूल जाओ तो e इंटू b होगा। नीचे बेटा बोलो कौन है? e स्क्वायर। तो एक e क्या करेगा बेटा? कैंसिल करेगा। तो यहां ऊपर b बचेगा, नीचे बेटा क्या बचेगा? e बचेगा। तो v कितना हो जाएगा? b बाई e। जबकि बेटा v है कितना? e बाई b। यहां बेटा कितना आ रहा है बताओ? b बाई e आ रहा है। यहां b बाई e आ रहा है बेटा, है b बाई e बेटा आ रहा है। इसका मतलब क्या सही होगा? ये सही नहीं हो सकता बेटा। अब इसको देखो बेटा, इसको देखो बेटा, अगर हम इसका मॉड लें बेटा, तो आप ध्यान लगाओ बेटा, मॉड लें
तो मॉड लेने के बाद में यहाँ पे ऊपर ई भी आ जाएगा, और 4 साइन थीटा भी आएगा, ई क्रॉस बी सी बी साइन थीटा। तो लेकिन अगर थीटा भूल जाए तो ई भी बचेगा, बी क्या करो बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा ई, नीचे क्या बचेगा बी, तो वी कितना हो जाएगा ई बाई बी। अच्छा यहां बेटा बोलो कितना है, ई बाई बी है। क्या वो मतलब, ये टैली कर रहा है, यस। इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल है बेटा, ये वाला आंसर पॉसिबल है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीजें देखेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बेटा, है ना। तो मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है बेटा, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है बेटा। अच्छा इसको देखो, जब यहां मॉड लेंगे आप तो ये बेटा सोचो ई कैंसिल होगा, तो यहां बी बाई ई बचेगा, ये ई बाई बी है, ये पॉसिबल है नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसको देखो बेटा, यहां मॉड लेंगे जब हम, तो यहां बी बी कैंसिल हो जाएगा, यहां ई बचेगा, यहां बी बचेगा, तो क्या हो जाएगा ई बाई बी, वेलोसिटी हो जाएगी ई बाई बी। यहां कितनी ई बाई बी, इसका मतलब बोलो ये पॉसिबल है, यस। ये भी बेटा हमारा पॉसिबल बेटा है, ये भी पॉसिबल है। तो दो पॉसिबल बेटा हुए, बी एंड डी। क्या मेरी बात समझ में बेटा, दो आंसर बेटा पॉसिबल है बेटा, बोलो कौन कौन, बी और डी बेटा, ये दो बेटा पॉसिबल हो गए। अब ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये भी जो पढ़ा उससे बेटा डिसाइड होगा। देखो अभी दो तो डिसाइड हुए ना इससे जो पढ़ा हमने, तो ये वाला होगा, ये वाला, ये भी पढ़े हुए से डिसाइड होगा। कैसे, और देखो देखिए राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर v वेक्टर जो है वो e और b का क्रॉस प्रोडक्ट है तो v का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल कहता है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं अगर आप भूल रहे हैं। जैसे 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, पिछले दोनों क्लास में लगातार बेटा हमने इसको पढ़ा कि अगर सी वेक्टर ए क्रॉस बी है तो सी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आप। सी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, आप ए पे फिंगर रखते बेटा हैं, उसे बी पे सर घुमाते हैं, थंब बेटा क्या देता है बोलो, सी देता है। तो फिंगर रखेंगे ए पे, घुमाएंगे बी में, थंब क्या देगा बेटा हमको, सी देगा। याद है आपको ये बात। तो सेम उसी लॉजिक से अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो हम ई पे फिंगर रखेंगे, बी में घुमाएंगे, थंब क्या देना चाहिए, वी देना चाहिए। डन। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो फिंगर कहां रखेंगे, बी पे, कहां घुमाएंगे, ई में, थंब वी देना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पे बेटा आप बहुत बढ़िया। तो मैं फिर से समझाऊं आपको बेटा कि यहां पहले कौन है, ए, फिंगर ए पे रखते हैं, बाद में बी है, बी पे घुमाते हैं, थंब सी देता है। राइट हैंड काम है, राइट हैंड थंब रूल से बेटा। तो अगर ये करेक्ट है तो ई पे रखोगे फिंगर, बी में घुमाओगे, थंब वी देगा। अगर ये करेक्ट है तो बी पे फिंगर रखोगे, ई पे घुमाओगे, थंब वी देगा। बी पहले तो बी पे रखोगे पहले, बाद में ई है तो ई पे घुमाओगे। इस वाले में ई पहले है तो ई पे रखोगे, बाद में बी है तो बी पे घुमाओगे। अब एक काम करते हैं, तो हम डायग्राम दोबारा बना सकते हैं यहाँ पे, या एक काम करते हैं पीछे वाला डायग्राम ही हम इस्तेमाल कर ले बेटा, उसको हम यूज कर रहे हैं, क्यों बार बार मेहनत करेंगे बेकार में। तो वहीं चलते हैं बेटा और देखते हैं बेटा उसको है। देखिए यहां देखो बेटा, अगर हमारा ई क्रॉस बी वाला फॉर्मूला बेटा ठीक है तो फिंगर बेटा कहां रखेंगे बोलो, ई पे, घुमाएंगे हम लोग कहां बेटा बोलो, बी में, थंब हमें देना चाहिए बेटा कौन, वी देना चाहिए डायरेक्शन। तो राइट हैंड बेटा ऊपर लाओ जरा, दो पहले फिंगर आप ई पे रखो बेटा, राइट हैंड बेटा फिंगर ई पे रखो बेटा, थोड़ा ऋतिक स्टाइल याद है बेटा वो वाला, है ना। तो फिंगर बेटा रखो ई पे। अच्छा बेटा घुमाओ बेटा बोलो कहां पे, बी में, तो अंदर घुमा दो। थंब बेटा कहां गया बोलो, राइट, राइट बेटा किस पे गया, वी पे। इसका मतलब ये करेक्ट है, रहोगे बेटा, करेक्ट है। ई क्रॉस बी वाला करेक्ट है। एक बार एक काम करते हैं, बी क्रॉस ई को भी देख लेते हैं। अगर बी क्रॉस ई कर रहे हैं हम, वी इक्वल टू बी क्रॉस ई वाला, तो फिंगर कहां रखेंगे, बी पे, घुमाएंगे बेटा बोलो कहां, ई पे, थंब देना चाहिए वी। चलो राइट हैंड ऊपर लाओ, बी अंदर की तरफ है तो फिंगर अंदर रखो बेटा, बेटा ई नीचे है उसमें ई में घुमाओ, तो अंदर बी की तरफ रख के ई की तरफ घुमाया, ई नीचे घुमाया, थंब कहां गया, लेफ्ट। अच्छा वेलोसिटी कहां है, राइट, थंब कहां जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। क्या सही डायरेक्शन दे रहा है, नहीं, उल्टा दे रहा है बेटा। इसका मतलब बी क्रॉस ई सही नहीं है, कौन सही है, ई क्रॉस बी, राइट गया, इसका मतलब ठीक है। तो कौन सा आंसर ठीक होगा, ई क्रॉस बी वाला। चलो राइट साइड वहां चलते बेटा जहां से आए थे हम। तो जो ई क्रॉस बी वाला बेटा है, दिस वन इज करेक्ट आंसर बेटा। तो हमें कुछ नया नहीं करना पड़ा, हमें वहीं से आंसर आ गया जो बेटा हमने पढ़ा बेटा है। ये डायरेक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये डायमेंशनली मैग्नीट्यूड वाइज भी
सेटिस्फाई बेटा कर रहा है, तो दिस इज द बेस्ट आंसर बेटा। ना बेटा इस टॉपिक बेटा क्वेश्चन कम है, इस पे ज्यादा बेटा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा बेटा टॉपिक है बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं बाद में भी कराऊंगा। एक आप जानते हैं मैं समरी क्लास लेता हूं, जितने बेटा पिछले सिमिलर टॉपिक्स हैं उनका लास्ट में बेटा एक मैं अगला से क्लास लेता हूं, जिसमें जो जेई के बेटा क्वेश्चन आए हैं सिर्फ बेटा वो वाले कराता हूं। तो वो वाले क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा इसके। फिलहाल जो बाकी क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान बेटा आए हुए हैं, बहुत सिंपल बेटा है। तो दो बेटा मैं क्वेश्चन आपको इसमें और कराता हूं। ये आज का सेकंड लास्ट बेटा क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक बेटा है। आइए क्वेश्चन समझते क्या है। एक रीजन है और वहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों दे रखी है। उसने 4 ऑप्शन दे रखे बेटा। उसने कहा पहला एक जगह ऐसी है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है बेटा। ये पहला एक स्पेस हो गया, पहली एक जगह हो गई बेटा, यह पहला एक केस हो गया। अच्छा, उसने कहा दूसरे केस में ऐसा है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। ठीक है। उसने कहा तीसरा ऐसा केस लो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्रेजेंट हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। और उसने कहा फोर्थ केस ऐसा लो, चौथा बेटा केस ऐसा लो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो बेटा हो। डन। तो हम बेटा उसने कहा 4 जगह अलग अलग बात करें कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होने की पॉसिबिलिटी है, और इस तरह से 4 बेटा केस लें। उसमें हमने पार्टिकल को थ्रो कर दिया, पार्टिकल को थ्रो कर दिया चारों केस में अलग अलग। किस केस में पार्टिकल बिना एक्सेलरेशन के निकल के चला जाएगा, किस केस में पार्टिकल बिना एक्सेलरेशन के निकल के चला जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते बेटा। अ पार्टिकल पासेस अनएक्सेलरेटेड, बिना एक्सेलरेशन के, अनएक्सेलरेटेड मतलब बिना एक्सेलरेशन के, थ्रू अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इन विच केस, केस है बेटा, ये सी है बेटा यहां पे। इन विच केस इट कैन बी, कैन पे ध्यान देना बेटा, कैन बी हो सकता है। इन विच केस इट कैन बी पॉसिबल, किस केस में ये पॉसिबल हो सकता है। वो ये नहीं कह रहा पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है। वो कह रहा है कि हमने 4 अलग अलग रीजन लिए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की अपनी कंडीशंस ली, पार्टिकल को थ्रो किया। किस केस में पार्टिकल बिना एक्सेलरेशन के पास कर सकता है, कर सकता है बेटा। ये बेटा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस का मतलब जैसे मोर देन वन ऑप्शन। आप जानते हैं मोर देन वन ऑप्शन जो बेटा है वो जेई में भी आते हैं बेटा है, और नीट में भी कई बार आते हैं। हाँ, तरीका अलग होता है नीट में पूछने का, पहले 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा 1 and 2 and करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट बेटा, ऐसे देगा। और ये ऐसे जेई में भी ऐसे पूछ लेते हैं, या 4 अलग अलग भरने वाले पूछ लेते हैं। बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन है ना, बहुत रिपीट भी हुआ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 बेटा है। दूसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। फोर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब उसकी कुछ वैल्यू प्रेजेंट है वहां पे, 0 मतलब वो नहीं है वहां पर। ठीक है, तो किस रीजन में ऐसा हो सकता है कि वो सीधे बिना एक्सेलरेशन के पास कर जाए, सीधे निकल जाए, बिना एक्सेलरेशन के बेटा निकल जाए बेटा। डन। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको बेटा। नाउ मोर देन वन कैन बी करेक्ट, मैं आपसे पहले बेटा कर रहा हूं, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए बी करेक्ट है, या सी बी करेक्ट है, या डी बी करेक्ट है, ऐसे बताना आपको कुछ है। अब आइए सर बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं बेटा कितना होता है, क्यूई। इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा क्यूई होता है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स बेटा कितना होता है, क्यूवी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा होता है क्यूवी बी साइन थीटा, हमको बेटा पता है ये बात। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यूवी होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्यूवी बी साइन थीटा होता है। नेट फोर्स जो होगा दोनों का सम होगा। अच्छा, आप कहोगे सर आपने यहां स्केलर लिखा या वेक्टर क्यों लिखा। एक्चुअली फोर्स की जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो चाहे जैसे लिखो आप, लेकिन जब सम करोगे तो सर वेक्टर फॉर्म में ही करोगे, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। आप सीधे एफ ई प्लस एफ एम नहीं बोल सकते। अगर आप इस तरह से नहीं बोलेंगे तो आप रिजल्टेंट वाला मेथड लगाएंगे, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला। और आप जानते हैं इस पे पिछली बार बहुत क्वेश्चन बैठा चुके हैं, पीछे से बहुत सारे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन ही करना होता है।
वैसे इस क्वेश्चन में ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी भी पॉइंट मतलब मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे आपको कि जब दो फोर्स को जोड़ोगे तो वेक्टर फॉर्म में ही जोड़ोगे बेटा, या फिर रिजल्टेंट वाला मेथड लोगे, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। ना यहां सर वापस आओ, अब बेटा केस बाय केस चलते हैं बेटा हम लोग हैं, चारों केस में देखते हैं बेटा क्या आंसर पॉसिबल है। पहले केस में क्या था कि कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। वो पूछ रहा है क्या इस केस में इस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो क्या पार्टिकल बिना एक्सेलरेशन के जा सकता है? क्या पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड जा सकता है? आइए चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पुट करो यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? 0। अच्छा बेटा मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा कितना होगा? 0। मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स दोनों का सम होगा, क्योंकि दोनों फोर्स 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होगा। अच्छा एक्सेलरेशन बेटा हम जानते हैं बेटा कितना होता है? फोर्स बाय मास होता है, और अगर बेटा फोर्स 0 है तो बेटा एक्सेलरेशन में कितना होगा? 0। यस, अगर किसी क्वेश्चन में किसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 0 है और वहां से बेटा कोई पार्टिकल पास कर रहा है तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब पार्टिकल बिना एक्सेलरेशन के पास करेगा, मतलब सीधे निकल जाएगा बेटा। तो ये आंसर है हमारा, फर्स्ट वाला आंसर बेटा है। क्या समझ में आई बात बेटा? चलो अब सेकंड को बेटा चेक करो। सेकंड में क्या कह रहा है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी है? 0, और मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 है। ठीक है। अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा हमेशा बताओ कितना होगा? 0 होगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रेजेंट है तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी प्रेजेंट होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट होगा। लेकिन उसने क्या कहा, इन विच केस इट कैन बी पॉसिबल, किस केस में पॉसिबल हो सकता है। तो हमने कहा मान लो अगर एक ऐसा केस ले जिसमें मान लो पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड राइट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन पार्टिकल राइट जा रहा है वेलोसिटी v से। अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट है और वेलोसिटी भी राइट है तो दोनों में एंगल कितना बेटा होगा? 0 एंगल होगा। और अगर एंगल 0 होगा तो उस केस में थीटा 0 हो तो 0 यहां पुट करो, साइन 0 कितना होगा? 0 होगा। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स बेटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा। ये हमने जानबूझ के किया। क्यों जानबूझ के किया? उसने कहा क्या ये पॉसिबल है? हमने कहा है पॉसिबल। कब पॉसिबल है? जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा 0 हो जाएगा। और अगर थीटा बेटा 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा। अगर वो कैन नहीं कहता तो हम कहते भाई मैग्नेटिक फोर्स आएगा, लेकिन उसने कहा कैन भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? हमने कहा है। एक ऐसे कैसे पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल 0 हो तो इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी 0 था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, तो नेट फोर्स दोनों का सम है तो वो भी 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो गया? 0। मतलब इस केस में भी पार्टिकल बिना एक्सेलरेशन के पास कर सकता है। हां शर्त क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ साथ वेलोसिटी हो तो। ये भी आंसर हो गया विद अ कंडीशन जो हमने बता दी बेटा। बोलो समझ में आया बेटा? अगर कंडीशन ये हो तो बिल्कुल पास कर सकता है, लेकिन अगर वेलोसिटी ऐसे होती, अगर वेलोसिटी ऐसे होती मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होती तो उस केस में थीटा 90 होता तो साइन 91 होता, तो मैग्नेटिक फोर्स होता। मैग्नेटिक फोर्स होता तो नेट फोर्स 0 नहीं होता, तो फिर एक्सेलरेशन भी होता। तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सकता पे हमने कहा भाई नहीं हो सकता, तो हाँ आंसर होगा हमारा ये। बोलो समझ में आया बेटा? ये पॉसिबिलिटी वाली बात है कि पॉसिबल है, हाँ कंडीशन नहीं लगा दी जाए तो। अच्छा अब फोर्थ केस देखो बेटा, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी है? 0 नॉन 0 सॉरी आई एम सॉरी, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसी बेटा है? नॉन 0 थर्ड केस में। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितनी है? 0। अब इसको थर्ड केस लिया, एक ऐसा रीजन लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब है, उल्टा सोच कह रहे हैं, सॉरी गलत निकल रहा है बार बार मुंह से, आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, 0 मतलब नहीं है, ठीक। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू प्रेजेंट होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नॉन 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होगा बाय द सेम फॉर्मूला। अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स नॉन 0 होगा,
क्यों? क्योंकि नेट फोर्स दोनों का सम है, और भाई नेट फोर्स जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। अब कुछ भी कर लो, एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, तो पार्टिकल एक्सेलरेट होके पास करेगा, एक्सेलरेट करेगा। वहां पे हमें क्या पूछ निकालना था आंसर? अनएक्सेलरेट करे, नो एक्सेलरेशन हो, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। तो कितने हो गए आंसर? ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं हो सकता। अब डी बचा है बेटा। डी में क्या है बेटा? वो कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो होना ही होना भाई है, और मैग्नेटिक फोर्स की बात पीछे कर ली कि मैग्नेटिक फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। पीछे बेटा बताया था मैंने अभी आपको यहां पे इस केस में कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी ऐसे है परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग कंडीशन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो क्या यहां एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? और देखो बेटा हमने पढ़ा यही वेलोसिटी सिलेक्टर में, यही तो पढ़ा था हमने। मैं रिवाइज करा देता हूं। पार्टिकल यहां है, इसकी वेलोसिटी राइट साइड है, डन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है। आपको सर आप ऐसा कैसे मान सकते हो? भाई मान सकते हैं हम, क्यों? कि उसने कहा क्या ये पॉसिबल है, कैन इट बी पॉसिबल, तो हम पॉसिबिलिटी खोज रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी हम खोज रहे हैं तो जैसे मर्जी लगा देंगे वैसे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे हो जाएगा बेटा, और मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन कैसे निकलेगा? V क्रॉस बी से, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो फिंगर रखते हैं V पे, घुमाते हैं B में, थंब कहां गया? ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होगा। ये पीछे सारा समझा चुका हूं बेटा आपको। अगर दोनों फोर्स बैलेंस कर जाएं तो हम मानेंगे भी बैलेंस कर जाएं, बैलेंस कर जाएंगे तो पीछे प्रूफ कर चुके हैं अगर F इक्वल टू FM होगा तो नेट फोर्स कितना बेटा हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो हो तो बेटा एक्सेलरेशन बेटा कितना होगा? बोलो, जीरो। तो मतलब इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो पॉसिबल है। यही तो आज का वेलोसिटी सिलेक्टर था बेटा, यही तो पढ़ा था कि अगर V, E और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और V इक्वल टू E बाई B हो जाए तो उस केस में पार्टिकल पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, पार्टिकल सीधे पास कर जाता है। तो ये वाले केस में भी पॉसिबल हो सकता बेटा है। क्या समझ में आई बात बेटा? तो डी भी पॉसिबल हो सकता है बेटा, डी भी सर पॉसिबल हो सकता है। तीन पॉसिबल हो गए बेटा हमारे पास में, तो आंसर इज ए, बी एंड डी बेटा, ठीक है। अब जैसे जहां क्वेश्चन आएगा वैसे आप टिक लगा दोगे बेटा जो है। नाउ सर आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा पानी पी लेते तब तक मैं एक बार लास्ट बेटा क्वेश्चन पढ़िए तो मैं समझाता हूं फिर आपको। नाउ पढ़ा बेटा क्वेश्चन आपने? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मान लो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों फील्ड बेटा पैरेलल है, दोनों बेटा फील्ड कांस्टेंट है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, दोनों पैरेलल बेटा है, दोनों बेटा कांस्टेंट है। उसके बाद में वहां पर सर क्या है, एक हमने पार्टिकल को थ्रो कर दिया और पार्टिकल को बेटा थ्रो कर दिया हमने, पार्टिकल को बेटा हमने थ्रो कर दिया बेटा वाई एक्सिस पे बेटा, पार्टिकल को बेटा हमने वाई एक्सिस पे थ्रो कर दिया। तो पार्टिकल का पाथ कैसा हो बेटा होगा, पार्टिकल का पाथ कैसा बेटा होगा? तो क्वेश्चन समझ आया बेटा आपको? आ जाओ बेटा पढ़ लेते हैं एक बार है। अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी v along y axis in a region ए लगा दीजिएगा, in a region having parallel and constant electric and magnetic fields along x axis दोनों बेटा हैं। what will be its path, what will be its path? बेटा चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा, या हेलिकल होगा, या हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच होगा। तो इनमें से खोजना बेटा हमें आंसर बेटा क्या होगा अगर पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो।
आइए इसे देखते हैं बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा राइट है एक्स एक्सिस पे, और बेटा ये पार्टिकल को हमने ऊपर थ्रो कर दिया बेटा। आसान से बेटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बना भी रखा है हमने। तो यहां बेटा क्या है, वेलोसिटी बेटा वाई एक्सिस पे ऊपर है। अब बेटा बताना पाथ कैसा होगा। नाउ हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को हम अलग देखेंगे बेटा। और बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स को बेटा हम लोग अलग देखेंगे बेटा, दोनों को बेटा हम अलग देखेंगे, दोनों का सर इफेक्ट हम अलग देखेंगे। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं बेटा। देखो वेलोसिटी बेटा पार्टिकल की ऊपर वाई एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमारी एक्स एक्सिस पे है, दोनों में एंगल कितना है 90। आप याद करें, अगर पिछले क्लास में बेटा पढ़ा था, किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक के साथ 90 एंगल पे थ्रो कर दिया तो पाथ कैसा बेटा होता है, सर्कुलर बेटा पाथ होता है। क्या आपको बेटा याद आया कि अगर किसी पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 एंगल पे थ्रो कर दिया तो बेटा पाथ बेटा कैसा होगा, सर्कुलर बेटा पाथ होगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? अब आगे सुनिए, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन बेटा क्या आएगा। देखो यहां पे अगर मैग्नेटिक फोर्स का हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। उसके लिए याद करें, फिंगर हम लोग कहां रखते थे, वी पे, घुमाते बेटा कहां थे, बी पे, थंब हमें क्या दिया करता था, फोर्स। राइट हैंड बेटा ऊपर लाओ, वेलोसिटी बेटा ऊपर है, ऊपर राइट हैंड फिंगर रखो, बी राइट है बेटा, राइट में घुमाओ बेटा, थंब बेटा बोलो कहां गया, इनसाइड, थंब बेटा इनसाइड चला गया। कितना समझ आया बेटा, थंब बेटा इनसाइड चला गया। अब आगे समझिए बेटा, थंब बेटा जब इनसाइड गया तो हम जानते हैं थंब क्या देगा, फोर्स, तो बेटा फोर्स अंदर की तरफ होगा। मान लो ये पेन बेटा वेलोसिटी है, मैं यहां पे समझाता हूं बेटा, ये पेन बेटा वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो फिंगर रखेंगे वेलोसिटी पे राइट हैंड की, मैग्नेटिक फील्ड राइट है तो राइट में घुमाएंगे, थंब बेटा कहां गया, अंदर, तो ये थंब जो है फोर्स दे रहा है। अब याद करो, पिछले बेटा 2 क्लास में पढ़ाया हमने आपको कि फोर्स विल बिहेव लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, तो पार्टिकल बेटा किसमें घूमेगा, सर्कल में बेटा। ये सर्कल बेटा ऐसे घूमेगा, ऐसे यहां पे, डन। ये बेटा सर्कल में ऐसे घूमेगा, तो पार्टिकल यहां जा रहा है बेटा, ये सर्कल बेटा ऐसे घूमेगा यहां पे। कितना समझ में आया बेटा? ये ऐसे था बेटा वेलोसिटी, सोचो तो फोर्स अंदर लग रहा है, तो बेटा ये फोर्स ऐसे सर्कल में ऐसे घुमाएगा, ठीक। अब एक बात मैंने और लिखाई थी आपको, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बेटा किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ये नोट लिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है तो रोटेशन प्लेन बेटा कौन सा होगा, वाई जेड। देखो ये अगर मेरा हाथ बेटा ये वाई एक्सिस है और बेटा ये जेड एक्सिस बेटा है, ये बेटा एक्स एक्सिस है, तो रोटेशन प्लेन बेटा ये होगा, वाई जेड प्लेन होगा बेटा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रोटेशन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी बेटा, तो ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा सर्कल में। नाउ हमें इतना समझ में आ गया कि सर्कल में बेटा किसने घुमाया इसको, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये सर्कल में ऐसे हमेशा घूमता रहता है ऐसे। अब आगे सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या करेगी, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी। कहां पर, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ होता है, तो इस पार्टिकल पे राइट में एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। वो फोर्स बेटा उसको राइट में पकड़ के खींचेगा, तो अब पार्टिकल इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो पार्टिकल पे 2 मोशन बेटा आ गए, एक ऐसे जो बेटा मोशन हो रहा है सर्कुलर, वो किसने दिया बेटा बोलो, वो दिया मैग्नेटिक फील्ड ने। और ये मोशन जो बेटा है स्ट्रेट लाइन पे होगा, ये कौन दे रहा है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सर्कुलर मोशन और ये स्ट्रेट लाइन मोशन कंबाइन कर दो तो पार्टिकल फिर ऐसे मूव करता जाएगा लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है। ये मोशन तो बेटा यहां किससे हो रहा है बेटा बोलो, ये तो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, और ये वाला मोशन किसने दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो ये पार्टिकल ऐसे बेटा मूव करता जाएगा लाइक अ स्प्रिंग शेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल। तो आंसर बेटा बोलो क्या होगा, हेलिकल होगा। अब विद इंक्रीजिंग पिच का मतलब बेटा क्या है, देखो देखो ये पार्टिकल जब बेटा सर्कल घूम रहा है बेटा, ऐसे बेटा घूमते हुए बेटा सर्कल में जा रहा है, तो इसने घूमने में टाइम लिया, उसे टाइम पीरियड कहते हैं ना। एक चक्कर लगाया तो एक टाइम पीरियड बेटा, 2 चक्कर लगाया तो 2 टाइम पीरियड, 3 चक्कर 3 टाइम पीरियड बेटा। अब देखो ये हर चक्कर के बाद जो हो रहा है ये आगे मूव कर रहा है, तो एक चक्कर के बाद जितना बेटा ये आगे मूव कर रहा है बेटा उसे क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं बेटा बोलो, पिच बोलते हैं। एक चक्कर के बाद जितना आगे मूव कर रहा है बेटा ये पिच है, ये भी सिर्फ पिच है।
तो जितना ही आगे मूव करेगा बेटा उसे बेटा क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। एक चक्कर के बाद जितना आगे, आगे मतलब अलोंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहेगा। एक चक्कर के बाद जितना आगे, आगे मतलब अलोंग मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा उसे क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। अब बताना ये पिच कांस्टेंट होगी वेरिएबल होगी, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा पिच ये कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बताओगे आप, जैसे आप जानते हैं कि एस बराबर बेटा क्या होता है, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है बेटा। एस होता है बेटा यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन पे अगर मान लो बेटा एक्सेलरेशन 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो एस कितना बचेगा, यूटी बचेगा। अच्छा यू मान लो बेटा 10 है, लेट अज्यूम, मान लेते हैं कि एक चक्कर लगाने का टाइम 1 सेकंड है, तो अगले चक्कर का टाइम भी कितना होगा, 1 सेकंड होगा, अगले चक्कर का भी कितना होगा, 1 सेकंड होगा। तो पहले वाले 1 सेकंड में, पहले वाले 1 सेकंड में जो डिस्टेंस टेबल होगा वो कितना होगा, 10 × 1 होगा। तो ये पिच कितनी होगी, 10 हो जाएगी। पिच क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, पिच है डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग। तो अगर एक चक्कर लगाने में टाइम 1 सेकंड लगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेटा बोलो कितना होगा, 10 हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात बेटा। अच्छा अब अगर आपको अगला डिस्प्लेसमेंट निकालना बेटा, ये वाला अगली पिच निकालना है, तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जो स्पीड है बेटा वो मेंटेन रहेगी यहां पे। अगर अगले चक्कर में भी टाइम 1 सेकंड लगा, क्योंकि टाइम तो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, टाइम रेट कांस्टेंट होता है। तो अगले में अगर टाइम बेटा सेम लगा, अगले में अगर टाइम सेम लगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेम होगा। मतलब पिच बेटा कैसी बेटा होगी, बोलो कांस्टेंट हो जाएगी। पिच बेटा बोलो कैसे बेटा हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कब, जब एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा मतलब इस लाइन पे कोई फोर्स नहीं होगा। लेकिन क्या अभी ऐसा है, अभी तो ऐसा नहीं है बेटा। अभी तो इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इस लाइन पे एक्सेलरेशन है। जब बेटा यहां एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, यहां पे एक हाफ ए टी स्क्वायर भी आएगा बेटा। हाफ ए टी स्क्वायर आने मतलब क्या हुआ कि अब जो ये डिस्प्लेसमेंट लगातार है, एक्सेलरेशन उसको लगातार बढ़ाता चला जाएगा बेटा। एक्सेलरेशन उस डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाता चला जाएगा। अगर यहां 1 सेकंड में 10 मीटर है तो अगले सेकंड में हो सकता है 20 मीटर या 25 मीटर हो, उससे अगले सेकंड में हो सकता है 40 मीटर या 50 मीटर बेटा हो। तो हर अगले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे बेटा इस बात को तो मैं यहां समझा दूं। देखो यहां देखो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर ये पेन को हम छोड़ दें, इसको बेटा छोड़ दें, तो पहले सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा फिर दूसरे सेकंड में होगा, फिर तीसरे में होगा, क्या वो सेम होता है? नहीं, ग्रेविटी खींच के स्पीड को बढ़ाती रहती है। स्पीड को बढ़ाती रहती है तो हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहता है। आपको याद होगा 11th क्लास में कि हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो था कितना था, वो 1:3:5 था। कुछ याद है बेटा आपको? तो ऐसे ही बेटा ये लगातार डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक्सेलरेशन है, उससे वो वेलोसिटी को लगातार बढ़ाएगा। पर यूनिट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो बेटा क्या हुआ बोलो, हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच। ये दो जो इसके सर्कल्स हैं इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता चला जाएगा। वो भले ही मैंने नहीं दिखा पाया, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बेटा, लेकिन आप अच्छे से बनाना इस बात को। ये गैप लगातार बढ़ता चला जाएगा बेटा। उम्मीद है बेटा आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा ना। यहां बेटा हम इस चीज को बेटा यहीं छोड़ देते हैं हम लोग। हमने इसे बेटा टॉपिक बेटा कंप्लीट कर लिया है बेटा है। अगले क्लास में बेटा हम आगे और पढ़ेंगे। अभी फोर्सेस बेटा ही पढ़ेंगे। अब इसका अभी 3 बेटा का क्लास कम से कम बेटा फोर्स पे और लेंगे, तब बेटा हम अगली मैग्नेटिक टॉर्क की बात करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।